बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। और आ जाओ बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक पर। तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 106। यहां बच्चों अपन देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है मारिया शारापोवा, तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, ये अमेरिका में रहती है। शी ड्वेल्स इन अमेरिका बट एक्चुअली शी इज ए रशियन, परंतु मूल रूप से वो रशियन है बच्चों। वो कहती है द ब्लड दैट फ्लोज इन माई वीन्स, अर्थात वह खून जो मेरी नसों या मेरी शिराओं में बहता है, दैट इज टोटली रशियन, वो पूरी तरह रूसी है। माना कि अमेरिका जो है मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है, दो अमेरिका इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट द ब्लड दैट फ्लोज इन माई वेन्स बिलोंग्स टू रशिया। माना कि अमेरिका मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु जो खून मेरी नसों में बहता है, मेरी धमनियों में बहता है, वो रूस का है। कहां का बच्चों? वह रूस का है। तो ये एक अच्छी बात है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां से पूरी दुनिया आपको नीचे दिखाई देती है, तब भी बच्चों आपकी जो नेशनैलिटी अर्थात आपकी जो राष्ट्रीयता है, आपके देश के प्रति आपका जो प्रेम है, वह आपके मन में बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कार है जो आपको इस रूसी लड़की से सीखने की जरूरत है। ये इतने बड़े मुकाम पर है लेकिन फिर भी किसको भूली नहीं है? ये अपने वतन को नहीं भूली है। तो बच्चों जिनको अपने देश तथा निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निराहे और मृतक समान है। तो ये बातें बच्चों जिन्होंने लिखी है उन्होंने यूं ही नहीं लिखी है। मैं आपको फिर कहता हूं कि इंग्लिश पढ़ करके आप बहुत ज्यादा पारंगत हो जाओगे, गणित पढ़ के हो जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन बच्चों यदि आपने अपने चरित्र को विकसित नहीं किया, यदि आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, यदि आप एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे भारतीय नहीं बने, यदि आपके मन में भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम का जो तत्व है वह विकसित करने में मैं असफल रहा, तो इतना सारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिएक्टिव, पेशिव ये सब पढ़ाना बच्चों क्षार है। क्षार का मतलब समझ गए, ये सब गार है। गार का मतलब समझ गए, ये सब धूल है। इसलिए वो जरूरत है आपके अंदर बच्चों, सबसे बड़ी जरूरत जो है वो ये है। ये चीजें तो मैं सिखाई दूंगा, क्योंकि ये तो क्या है कि इतनी बड़ी चीजें नहीं है, तो जैसे बोल बोल के सीख ही जाते हैं। मैं कोई डायलॉग मारूंगा तो आप उस डायलॉग को बोल के सीख ही जाओगे, लेकिन जो सही चीज है, मैं इन चीजों के माध्यम से, ये सब चीजें क्या है बच्चों, ये तो सिर्फ कंधे हैं। इन कंधों के ऊपर से जो हम बंदूक चलाते हैं, जो गोली मारते हैं बच्चों, वो अलग चीज है। तो इन सब बहानों के माध्यम से जो चीज आप में हम विकसित करना चाहते हैं वो इस लड़की में पाई जाती है। यहां से बच्चों ये बात आपको सीखनी होगी। तो बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 8th पैरा ऑफ द लेसन। 8वां पैरा बच्चों हम शुरू कर रहे हैं। देखो तो बच्चों, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। अंतिम पंक्ति ये थी कि उसकी सफलता का मूल मंत्र यही है। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर ये मंत्रा, अरे भाई मैजिक तो सब जानते हो। देखो ये क्या है, मैजिक है। मैजिक यानी क्या होता है? जादू। ये जादू है बच्चों। क्या है? अब मैं आपको एक चीज समझाऊं। जादू तो आपको आता है। अब जादू को बच्चों आप कह सकते हो मंत्र। क्या कह सकते हो? मंत्र कह सकते हो बच्चों। मंत्र है ये जादू, जादू टोना है। और बच्चों इसको एक हिंदी में बहुत अच्छा शब्द आता है, इंद्रजाल। क्या होता है ये? इंद्रजाल बच्चों एक इंटरनेट जैसा ही मान लो संजाल है, बहुत बड़ा इंद्रजाल है, मायाजाल है। अब एक शब्द आता है मिरेकल। तो मिरेकल माने होता है बच्चों चमत्कार। ये भी जादू जैसा ही मिलता जुलता है, हालांकि सिनोनिम्स तो नहीं है, लेकिन बच्चों अर्थ की दृष्टि से बहुत पास है। चमत्कार, चमत्कार कोई करता है। इस चमत्कार को बच्चों अन्यथा आप कहते हैं करिश्मा। करिश्मा हो गया, करिश्मा कुदरत का। ये बच्चों मिरेकल होता है। इंप्रूव योर वोकैब, अपना शब्दकोश बढ़ाएं। लेकिन होता यह है बच्चों कि मैंने आपको कई बार कहा कि शब्दकोश बड़ा बड़ा करके आदमी शब्दों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है। लेकिन शब्दों का बहुत बड़ा ज्ञाता होने के साथ आपको बच्चों जिस चीज को चमत्कार, तो चमत्कार में क्या है? वर्तनिक दृष्टि से अशुद्धि हो गई हमसे। कैसे हुई? चमत, और ये मैं नहीं लगाना था, हमको चमत्कार हो गए। तो यही तो बात है बच्चों, यही तो चेक करना चाहता था मैं कि तुम लोग मेरी गलती को पकड़ सकते हो या नहीं। यदि तुम मेरी गलती को पकड़ पाओगे, पकड़ सकते हो, तो ये बच्चों हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, एक टीचर के लिए गर्व की बात है।
एक टीचर इस बात से शर्मिंदा नहीं कि उसका विद्यार्थी उसकी गलती पकड़ता है। ये बहुत बड़े, इसका मतलब आप जो है आपको हम इस लेवल पर ले आए हैं कि आप हमारी भी गलती पकड़ने लगे हैं। तो ये तो बच्चों बहुत बड़े गर्व की बात है। अध्यापन क्या है, सफल हो जाता है जब कोई विद्यार्थी उसको पढ़ाने वाले सर की क्या कर देता है, त्रुटि निकाल देता है। तो अध्यापन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो बच्चों अब जरा देखना, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दो इन तो जानते हो ना क्या होता है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। अब बच्चों एक चीज आपको हम समझा देना चाहते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझने की दरकार है। क्या चीज है बच्चों को जो आपको समझने की दरकार है, वो ये है, ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कोई सेंटेंस यदि दो से स्टार्ट हो रहा है, दो से, तो बच्चों वो सेंटेंस दो से स्टार्ट जो होगा ना, वो ऐसे स्टार्ट होगा, यहां तक हो गया। अब आएगा बच्चों कोमा, उसके बाद में सेंटेंस का दूसरा पार्ट आएगा। आ गई समझ में? अब बच्चों इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको अंग्रेजी में आप हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कैसा सेंटेंस कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसका हिंदी अनुवाद करने पर की आता है, जैसे हालांकि। इसका मतलब हालांकि होता है, यद्यपि भी कह सकते हैं, हालांकि भी कह सकते हैं। एक बात तो ये समझ लो बच्चों। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस जो है ये यहां से लेकर के यहां तक, कहां से, ध्यान दो, अंडरलाइन किया मैंने, यहां से लेकर के यहां तक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस को बच्चों हम दो भागों में बांटते हैं, तो इस सेंटेंस की दो क्लोज हैं। तो सेंटेंस का वह पार्ट जो दो से स्टार्ट होता है बच्चों, वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज कहलाता है? वो बच्चों सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, क्योंकि ये दो से स्टार्ट हो रहा है। दो क्या, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समझ में आ गई? सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है वह बच्चों सबऑर्डिनेट कहलाता है। और सेंटेंस का वह पार्ट जिसके शुरू में किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता बच्चों, क्या कहलाता है? दैट इज नॉन एज एमसी। इसको बच्चों एमसी यानी होता है मेन क्लोज कहते हैं, और इस वाले पार्ट को एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न यह है कि क्या सबऑर्डिनेट क्लोज का प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में होता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये बीच में भी आ जाता है। मेरा मतलब ये पीछे आ जाता है या आगे आ जाता है। लेकिन अगर मान लो ये आगे और ये पीछे आएगा तो ये कोमा हट जाएगा। कोमा के स्थान पर क्या आएगा? दो आएगा। यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग शुरू में किया गया है तो दोनों क्लोजेज के मध्य कोमा का प्रयोग करना होगा। आगे समझ में? यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया गया है तो दोनों क्लोजेज के मध्य कोमा का प्रयोग करना होगा। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग, क्लोज का प्रयोग बाद में किया गया है तो फिर कोमा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह वो कंजंक्शन है। एक बात। दूसरी बात, इस कोमा के स्थान पर बच्चों यट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? यट। इस कोमा के स्थान पर बच्चों यट भी आ सकता है, और इस दो के स्थान पर बच्चों आल दो भी आ सकता है। क्या? आल दो। बोलो। इस दो के स्थान पर आल दो भी आ सकता है। और एक शब्द और बताता हूं, ALBEIT। ये बच्चों आपने ना कभी सुना होगा, नहीं आपके काम का है, लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि काम का तो और शब्द होता है। ये बच्चों शब्द है एल्बीट, ALBEIT, एल्बीट। तो ये तो मास्टर को पता नहीं होता, तो बच्चों का से पता होगा। पर आप जान लो चूंकि मेरे विद्यार्थी हो, इसका मतलब भी बच्चों हालांकि या यद्यपि होता है। ऑल दो कह दो, चाहे आल बीट कह दो, चाहे दो कह दो, सबका माने होता है हालांकि या यद्यपि। एक बात क्लियर? दूसरी बात, यहां बच्चों बीच में कोमा आएगा। कोमा के स्थान पर यट भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता बच्चों? आपको दिया जा सकता बट, आपको दिया जा सकता स्टिल, आपको दिया जा सकता हाउएवर। क्या दिया जा सकता है? हाउएवर। तो बच्चों ये सब गलत हैं। सिर्फ यट का प्रयोग होता है और किसी का प्रयोग नहीं हो सकता। बहुत काम की बात बता दी मैंने, अगर आपने इसको अपने दिल में उतार ली तो बहुत काम देगी आपके ताउम्र। आइए बढ़ा दूं। तो दो मारिया शारापोवा स्पीक्स, हालांकि मारिया शारापोवा बोलती है विद प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। बच्चों किससे बोलती है? प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दो बच्चों। प्रोनाउंस्ड इन सब जानते हो, उच्चरित, लेकिन नहीं, यहां बच्चों ये जो प्रोनाउंस्ड शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। तो बच्चों ये हो गया प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड ऐसे बोलो ये। तो इसका मतलब होता है क्लियर। क्या होता है? आल दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए क्लियर अमेरिकन एक्सेंट। एक्सेंट यानी उच्चारण होता है।
और प्रोनाउंस्ड का मतलब बच्चों क्या नहीं होता? प्रोनाउंस्ड का मतलब बच्चों क्या नहीं होता? उच्चरित नहीं होता। होता है, लेकिन यहां बच्चों इसका माने होगा क्लियर। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो जो हमारी शारापोवा स्पीक्स विद प्रोनाउंस और ए क्लियर अमेरिकन एक्सेंट, कोमा शी प्राउडली परेड्स। वह बड़े गर्व के साथ बच्चों परेड करती है। परेड यानी परेड करना, कवायद करना नहीं है। शी प्राउडली परेड्स का मतलब होता है शी प्राउडली शोज, शी प्राउडली डिस्प्लेज। आगे क्या समझ में? वो बड़े गर्व के साथ में ये दर्शाती है, वो बड़े गर्व के साथ में, बड़े फक्र के साथ में इस बात का इजहार करती है। क्या? हर रशियन नेशनैलिटी। वो बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ में अपनी रूसी राष्ट्रीयता का बखान करती है। करना चाहिए बच्चों, करना चाहिए। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के निवासी हैं। हिंदू का मतलब बच्चों हिंदुस्तान का निवासी से भी लिया जा सकता है। तो ये तो गर्व से कहने लायक बात है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिनको अपने देश तथा निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं है, वह पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसा आदमी किसके समान होता है? म्रियमाण के समान होता है बच्चों। म्रियमाण होता है, म्रियमाण यानी होता है मृतप्राय होता है। ठीक है, आइए लड़की क्या कहती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, तमाम संदेहों को स्पष्ट करते हुए। क्लियरिंग ऑल डाउट्स का मतलब होता है बच्चों समस्त संदेहों को स्पष्ट करते हुए शी सेज, वह कहती है कि आई एम रशियन। शी प्राउडली सेज दैट शी इज अ रशियन। बच्चों वो बड़े गर्व के साथ में कहती है कि वो क्या है? वो रशियन है। जैसे बच्चों आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। इन द सेम वे शी इज अ रशियन, और बच्चों वो एक रूसी है और उसे अपने रूसी होने पर नाज है। जैसे कि हमको अपने भारतीय होने पर गर्व है। इट्स ट्रू दैट, ये सत्य है कि द यूएस, ध्यान दो यूएस के पहले द का प्रयोग होता है। बाकी ऐसे इंडिया के आगे द मत लगा देना, समझ गए? कुछ ही देश मैंने तरीकी बता रखी वो कहां कहां प्रयोग होता है। जो इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि यूएस मेरी जिंदगानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट परंतु आई हैव रशियन सिटीजनशिप, परंतु मेरी नागरिकता रूसी है, परंतु मैं रूस की नागरिक हूं। यह सच है। अरे भाई एक बात बताओ, गुर्बत में ओम मगर रहता है दिल, वतन में समझो में वही दिल है जहां हमारा। आदमी अगर अमेरिका चला जाए तो क्या वो अमेरिकन हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे एक गांव का बच्चा उठ करके जयपुर में आ गया, दिल्ली में आ गया, तो क्या हुआ बच्चों? उसकी जड़ें किधर हैं? उसकी जड़ें तो उधर ही हैं। भारत की आत्मा कहां निवास करती है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार द सोल ऑफ इंडिया ड्वेल्स इन विलेजेस, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अब एक गांव का आदमी अगर शहर में आ गया तो बच्चों माना कि वो समृद्धि के शिखर के ऊपर पहुंच गया, लेकिन है तो वो क्या? ग्रामीण ही, और उसको ग्रामीण रहना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो गर्व की बात है ना। तो इस तरीके से बच्चों लोग क्या है कि अपनी भावनाओं को बना लेते हैं। जब मेरी नई नई नौकरी लगी तो मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, तो मैडम जो है दूसरे को मेरे लिए कह रही कि साहब ये तो गांव का बिल्कुल गंवार है। और तो हमने कहा भाई हम तो गांव के, तुम शहरी हो तो ठीक है, पर हम तो गांव के हैं और गंवार हैं, तो हम तो इस बात को जो है हमें तो इस बात पे गर्व है। ये कोई हमारी बुराई थोड़ी है, ये तो हमारी वास्तविकता है, हमसे अलग नहीं हो सकती है। तो आई एम रशियन, इट इज ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आगे समझ में? बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, माई ब्लड इज टोटली रशियन। देखो बच्चों, अपने आप के ऊपर उसको इतना, अपने डीएनए के ऊपर उसको इतना भरोसा है। वो कहती है क्या? माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरे खून का कतरा कतरा रूसी है। एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज रशियन, मेरे खून का कतरा कतरा कैसा रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, मैं रूस के लिए खेलूंगी। इफ दे वांट मी, इफ दे वांट मी, इफ दे डिजायर फॉर मी, अगर वो मेरे लिए वांछा रखते हैं, अगर वो ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मारिया को हमारे लिए खेलना चाहिए, तो मारिया अमेरिका छोड़ देगी, मारिया दुनिया के सारे वतनों को छोड़ देगी। वो सबसे पहले किसका दामन थामेगी? सबसे पहले जाकर के वो अपने वतन रूस का दामन थामेगी। आई विल प्ले फॉर रशिया, आई विल प्ले फॉर रशिया। ध्यान दो बच्चों, क्या कहती है? आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। अगर वो जरा भी संकेत करेंगे तो उनके एक संकेत के ऊपर क्या हो जाऊंगी? मैं हाजिर हो जाऊंगी। उनका संकेत मेरे लिए आज्ञा होगा। देयर इंडिकेशन वुड बी एन ऑर्डर फॉर मी, उनका इंडिकेशन जो है मेरे लिए ऑर्डर होगा।
और में क्या है? समर्पण, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो बड़ी प्यारी कविता है बच्चों। जो ये कविता जो इसका भाव यही है, इसलिए कविता को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। कविता कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ा पावर होता है कविता, है ना। और कविता जो है बच्चों युगों युगों से चली आ रही है, और कविता जो है वो विश्व के किसी भी समुदाय में चल जाओ, कविता का अपना महत्व है। तो कविता से बच्चों क्या होता है? शक्ति पैदा होती है। तो वो कहता है कौन? रामनरेश त्रिपाठी कवि की कविता है ये, जिसमें वो कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो बच्चों ऐसी बातें हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है? अरे भाई मान लो, जैसे मान लो कोई तुम्हारे ऐसे तुम्हारे हाथ फिराए तो तुम्हारी गुदगुदी होती है ना, उस गुदगुदी को सेंसेशन कहते हैं, उस गुदगुदी को उत्तेजना कहते हैं, उस गुदगुदी को रोमांच कहते हैं। रोमांच नहीं बच्चों, रोमांच बोला मैंने। रोमांच अंग्रेजी का शब्द है जिसका माने प्रणय होता है, और रोमांच हिंदी का शब्द है रोम। रोम रोम खड़े हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, पुलक, पुलक परस, उसको पुलक परस कहते हैं। तो बच्चों वो कहती है कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन का मतलब होता है बच्चों कि टीनेजों में पाया जाने वाला जो सेंसेशन है, किशोर वय के लोगों में पाई जाने वाली संवेदनाएं और जो उत्तेजनाएं हैं, वो अन्य लोगों की तरह इसमें भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आसमान में से उतर के कोई परी आई है और ये लड़की तो क्या है बिल्कुल लोहे की भाटे की, इसका दिल जो है ऐसा लोहे का है, ऐसा नहीं है। ये चंचल है, शी इज ए कैप्रिशियस गर्ल। कैसी लड़की है? कैप्रिशियस है, ये चंचल है बच्चों। ये क्या है? ये सेंसेशनल, अर्थात ये कैसी है बताओ जरा? ये बच्चों संवेदनशील है। मारिया शारापोवा लिस्ट, मारिया शारापोवा क्या करती है बच्चों? एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट यानी क्या होता है? अनुसूचित करती है। किसको अनुसूचित करती है? किसको करती है बच्चों? फैशन। वो कहती है फैशन इज माई शगल। शगल से मतलब हॉबी, फैशन इज माई हॉबी। यानी बच्चों फैशन को क्या करती है? आप जानते हो फैशन में लड़कियां ऐसे आती है, वो एक रैंप है उसके ऊपर चलती है, कपड़े लगते ही होते हैं, वो एक अदा होती है उनकी। आप जानते हो जैसे अपन ये कहते हैं साहब ये ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी रह गई है, क्या क्या पूरे विश्व में इससे ज्यादा कोई सुंदरी नहीं है? अरे भाई ऐसी बात है, कहते तो ऐसा ही है कि विश्व सुंदरी रह गई है और पूरे विश्व में इससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। पर बात यह है कि जिन लोगों ने इसको सुंदरता का खिताब दिया है, उनकी दृष्टि में सुंदरता का मापदंड या उनकी सुंदरता का पैमाना क्या है? तो वो एक कपड़ा पहनती है, इसी तरीके से दुपट्टा लगा के चलती है। अब पता नहीं किस मापदंड के आधार पे सुंदर बनाते हैं। बाकी सुंदर की परिभाषा क्या है ये मैं आपको एक ही शब्द में बता दूं बच्चों, जो आपकी दृष्टि को अच्छा लगे वही सुंदर है। मुझे काला अच्छा लगता है, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं तो लगते हैं, किसी को मान लो नहीं लगते हैं तो नहीं लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि व्हाट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटी से मतलब क्या है? तो ब्यूटी का मतलब बच्चों ये है दैट इज लाइक्ड बाय योर आईज, अर्थात आपकी आंखों को जो पसंद है दैट्स ब्यूटीफुल, वही ब्यूटीफुल है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम क्या लेंगे? 2 मिनट का ब्रेक लेंगे।
अपनी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन हमारी शारोपोवा लिस्ट। अरे भाई देखो, कोई भी किशोर वय का बच्चा है, अगर आप उससे जाकर के एक बात पूछो कि बता तुझे क्या क्या पसंद है, तो कोई भी किशोर वय का लड़का कहेगा मुझे फैशन पसंद है। क्या है बच्चों? फैशन। अब बात ये की होती क्या है फैशन, तो आप बच्चों समझो कि ये फैशन है, ऐसे फैशन है। अब इस फैशन को हिंदी में तो प्रचलन कहते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इसको? प्रचलन। आउट ऑफ फैशन जो होता है वो प्रचलित होता है, उसको आउट ऑफ फैशन कहते हैं, हिंदी में तो प्रचलन कहते हैं। वैसे फैशन बिगड़ी को फैशन कहते हैं। जैसे मान लो आप जानते हो बच्चों, 6 पॉकेट पैंट होता है। एक पैंट की अगर आपने क्या पूरे जेब ही जेब बना लिए तो फिर लोगों को लगाया फैशन बन गई। आपने वन साइड कटिंग कराई, इधर से मांग वांग करवा के निकलवा ली, तो फिर वो आज से 10 साल पहले इस तरीके के लोगों को तो अगर कोई ऐसी कटिंग करवा के आ जाता तो लोग कहते यार ये कहां से बंदर कहां से उठकर किया गया। लेकिन अब तो क्या है, वन साइड हेड, और बालों को पता नहीं ऐसे बंदरों की तरह सीधे सीधे खड़े करके, ये तो फैशन है। तो बिगड़ी का नाम क्या है बच्चों? फैशन है। अब बात यह है कि यहां बताया गया है कि फैशन सिंगिंग, कोई भी युवा लड़का है बच्चों, युवा तो क्या खैर किशोर है, तो सिंगिंग भी पसंद करता है, गाना भी पसंद करता है, एंड डांसिंग नाचना पसंद करता है। तो बच्चों ये कह रही है कि किसी भी दूसरे अन्य किशोर लड़के या लड़की की तरह वह भी फैशन और गाना और नाचने को बच्चों क्या बताती है? शी लिस्ट्स ऑल दीज थिंग्स एज हर हॉबीज, अर्थात इन तमाम चीजों को वह अपना शगल स्वीकार करती है, इन तमाम चीजों को वह अपने शगल में शुमार करती है, इन तमाम चीजों को वह अपने शगल के बतौर शुमार करती है। आगे देखो बच्चों, शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। बहुत बड़ा राइटर है बच्चों, ठीक है, बहुत बड़ा राइटर है, इसकी बड़ी मशहूर किताब है। तो आप अपने टीचर वगैरह से कंसल्ट करके अगली क्लास में मुझे मेरे नंबर पर आप मुझे बताना कि वो किताब कौन सी है। हालांकि आपको नहीं आएगी तो मैं बता ही दूंगा, पर आपको आनी चाहिए ना, आप पता करने की कोशिश करो। शी लव्स रीडिंग। देखो जो लव के बाद में क्या होता है जनरली, जैसे ईच ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। लड़कों में से हर लड़का क्या करता है? राइड करना पसंद करता है। तो लव्स टू राइड भी कह सकते हो, लव्स राइडिंग भी कह सकते हो। यानी लव के बाद में बच्चों 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसको इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। और लव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग किया जा सकता है, जिसको वर्ब की जेरंड फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? जेरंड फॉर्म कहते हैं बच्चों। जैसे आई लाइक टू स्विम और आई लाइक स्विमिंग, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों सेंटेंसेस शुद्ध हैं। अब बच्चों बात यह है कि लेकिन जैसे अपन कई बार कहते हैं आई वुड लाइक, तो उसके बाद में ज्यादातर टू का ही प्रयोग करते हैं, आई वुड लाइक टू गो नाउ, अब मैं जाना पसंद करूंगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। इस सेंटेंस को बच्चों में यह भी कह सकता हूं, बल्कि ज्यादा सही वो होगा जो मैं कहने वाला हूं। क्या? शी लव्स क्या बच्चों? क्या लिखा हुआ है? शी लव्स रीडिंग आर्थर कैनन डायल्स नॉवेल्स। आर्थर कैनन डायल्स नॉवेल्स, यानी वो आर्थर कैनन डायल के नॉवेल्स यानी उपन्यासों को पढ़ना पसंद करती है। समझ में आ गया? उपन्यास। ये नॉवल है बच्चों, इसको फिक्शन भी कहा जाता है, FICTION, फिक्शन यानी क्या होता है? उपन्यास। ये उप और ये है बच्चों न्यास, ठीक है। तो उप यानी तो क्या होता है? पास में, न्यास यानी बैठा हुआ, जो बिल्कुल पास में बैठा हुआ है वो उपन्यास होता है। अब आपको सब जैसे अरे भाई जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान आप पढ़ रहे हो, तो पूरा का पूरा चित्र, दृश्यों के तमाम बिंब तुम्हारी नजरों के सामने उभरेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आंखों के सामने क्या चल रही है? चलचित्र की रेत चल रही है। सब कुछ आपके करीब ही घटित होता हुआ प्रतीत होगा। दैट्स वाई दैट इज उपन्यास, इसलिए उपन्यास है। आइए बढ़ाओ अपनी बात। उसी को फिक्शन कहते हैं, उसी को नॉवेल कहते हैं। तो नॉवेल बच्चों अपने हिंदी में भी काफी चलते हैं। प्रेमचंद की नॉवेल जो बड़े मशहूर हैं, है ना, प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर नॉवेल है। तो आप देखो, हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। अब देखो एक बात है बच्चों जो आपको सेंटेंस में मैं समझा देता हूं।
ये जो लड़की है, ये फॉन्ड शब्द है बच्चों, पहले तो ये जानो फॉन्ड यानी क्या होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यानी मुझे मिठाइयों का शौक है, मुझे मिठाइयों का शौक है। तो प्रश्न ये है कि बच्चों क्या फॉन्ड का मतलब शौक होता है? नहीं होता। शौक तो बच्चों हॉबी को कहते हैं। तो मुझे मिठाइयों का शौक है, ये अनुवाद आप लोग करते हो, चूंकि आप अनुवाद गलत करते हो इसलिए फिर चीजें आपकी आगे समझ में नहीं आती है। मास्टर मुझे मिठाइयों का शौक है ऐसे कह के आगे बढ़ जाता है। अब मैं कर्तव्य की तीसरी कर लेता, मैं चीज समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा आई एम फॉन्ड, तो बच्चों इस आई यानी क्या होता है? ये सब्जेक्ट है, एम क्या है? ये वर्ब है, और ये फॉन्ड बच्चों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी ये सब्जेक्ट का क्या है जरा बताना? कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, आई एम फॉन्ड। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैं शौक हूं? नहीं, ऐसा अनुवाद नहीं होगा। फिर क्या अनुवाद होगा? जैसे बच्चों कई बार ये आता है जी शौकीन जम जाएगा, शौक तो नहीं जमेगा परंतु शौकीन जम जाएगा। अब बच्चों फिर इसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बताता हूं कैसे आएगी। देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स यानी मैं मिठाइयों का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स यानी मैं मिठाइयों का शौकीन हूं। इस सेंटेंस में तो बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बताओ आई क्या? अब प्रॉब्लम आएगी। जैसे ऑल माई टीचर्स यानी मेरे सभी समस्त गुरुजी, मैं पढ़ने में होशियार हूं तो मेरे सारे गुरुजी मुझको क्या पसंद करते हैं? टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ मी। अब बच्चों प्रश्न ये आएगा कि ऑल माई टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ मी, इसका अनुवाद क्या करोगे? मेरे सभी गुरुजी मेरे शौकीन हैं। अरे भाई मैं कोई चाय हूं, मैं कोई कॉफी हूं, मैं कोई मदिरा हूं कि सारे के सारे गुरुजी मेरे शौकीन हैं? नहीं, इसका अनुवाद बच्चों ये करना पड़ेगा कि मेरे सारे के सारे गुरुजी जो है बच्चों क्या मेरे दीवाने हैं। दीवाना एक्चुअली बच्चों वह होता है जो किसी चीज को बेहद पसंद करता है, उसको दीवाना कहा जाता है। जैसे मैं संगीत का दीवाना हूं तो संगीत को पसंद करता हूं, भावार्थ ये है। तो दीवाना क्या है? दीवाना आप तो एक ही अर्थ में लगाते हो, कोई किसी को प्यार करता तो दीवाना नहीं बच्चों। दीवाना कोई जो किसी चीज को हद से भी ज्यादा पसंद करता है, चाहता है, वही क्या कहलाता है? दीवाना कहलाता है। तो हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो लड़की जिसका नाम बता रहा हूं बार बार, मारिया शारापोवा। पोवा जरूर याद रखना बच्चों, पोवा तो जानते हो ना, मारिया शारापोवा। तो जो मारिया शारापोवा नाम की लड़की है, ये कैसी लड़की है? ध्यान से समझना, अब जो बात मेरे को समझानी है। ये लड़की बच्चों क्या करती है? सोफिस्टिकेटेड। ये है सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है दैट इज यूज्ड बाय अपर क्लास पीपल, यानी संभ्रांत लोगों के द्वारा जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आप क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड। अब ये लड़की क्या करती है बच्चों? चाहती है मेरे को लाके दो, क्या ला करके दो? सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। गाउन जानते हो कि नहीं जानते? औरतें पहनती है कि नहीं पहनती है? उसको गाउन कहते हैं। गाउन पहनती है तो साड़ी वाड़ी की फिर जरूरत ही नहीं है, उसी को गाउन कहते हैं। अब बात बच्चों ये है कि ये जो लड़की क्या मांगती है? सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन मांगती है। अब ये तो सीधी सी बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये लड़की क्या करती है? क्या चाहती है? देखो, दूसरी तरफ बच्चों ये लड़की कहती है कि ये चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट, तो चॉकलेट से बना हुआ जो मालपुआ होता है, मालपुआ, तो चॉकलेट से बना हुआ जो बच्चों पैनकेक कहते हैं, उस मालपुए को क्या बोलते हैं? पैनकेक विद चॉकलेट। अब बच्चों एक बात बताओ, ध्यान समझना मेरी बात। ये लड़की एक तरफ कहती है मुझे सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन ला करके दो, दूसरी तरफ ये कहती है मुझे पैनकेक विद चॉकलेट ला करके दो। तो आप बताइए ये जो डिमांड है ये तो किसकी है? युवती की है। किसकी है बच्चों? ये तो किसी यंग लेडी की है। और ये पैनकेक मांग रही है, कोई बच्चा चाइल्ड नहीं होता क्या? ये बचकानी हरकत है, ये जवानों जैसी या किशोरों जैसी हरकत है। तो ये लेखक बच्चों इसमें ये कहना चाहता है कि इस लड़की के द्वारा सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स की जो डिमांड की जाती है, दैट डज नॉट मैच, दैट डज नॉट एग्री, दैट इज एट ओड्स विद हर अदर डिमांड फॉर पैनकेक विद चॉकलेट। यानी समझ में आ गया? अब समझ में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ध्यान लगाना क्या कह रहा है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, हर डिजायर माने उसकी तमन्ना किसके लिए बच्चों? फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स के लिए, अपीयर्स एट ऑड्स, इट सीम्स टू बी
जस्ट अपोजिट, अर्थात इसकी ये जो इच्छा है बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। विद लव ऑफ पैनकेक विद चॉकलेट, इसको पैनकेक चाहिए, पैनकेक यानी इसको मालपुआ चाहिए जिसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई हो। स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और बच्चों फिजी, फिजी का मतलब जानते हो, वो जैसे संतरे का जूस निकालते हैं, संतरे का पेय, और उसको पीते हैं तो फिजी का मतलब बच्चों खोलते क्या है, जाग जाग निकलते हैं। तो इस तरीके की चीजों को ये पसंद करती है। तो कहने का मतलब बच्चों, इसकी ये इच्छा और ये इच्छा दोनों आपस में मेल नहीं खाती है, दोनों में क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। आगे वाला सेंटेंस, मारिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन हॉल्ड, मारिया शारापोवा कैनॉट बी क्लासिफाइड। ये शब्द है बच्चों पिजन, जानते हो पिजन यानी क्या होता है, कबूतर होता है कि नहीं होता पिजन, और ये होल्ड, होल यानी छेद होता है। तो कबूतर का छेद मतलब बच्चों यहाँ है क्लासिफाइड, क्या कह सकते हो, क्लासिफाइड, यानी मारिया शारापोवा कैन नॉट बी क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा को बच्चों क्या नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उसे किसी श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता। वो अपने आप में क्या है बच्चों, वो अपने आप में जो नायाब है, वो अपने आप में नायाब है। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि साहब ये फला जो है पर्टिकुलर क्लास, फला पर्टिकुलर स्कूल की है। जैसे घराना होता है, स्कूल यानी क्या होता है घराना, जैसे गहन हिंदी में कहता है कि जो प्रयोगवादी कवि हैं तो ये किसी एक स्कूल के नहीं है। ये प्रयोगवाद नाम जो है उस पर भी उनको आपत्ति थी। तो यहां बच्चों ये बात यह है कि आप इस लड़की को कोई पर्टिकुलर नाम देना चाहते हो, किसी श्रेणी विशेष में बांधना चाहते हो, तो वो चीज इसमें लागू नहीं होती है। क्योंकि एक तरफ तो ये जवानों जैसी बातें करती है, एक तरफ ये छोटी छोटी बच्चियों जैसी बातें करती है, इसलिए शी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड। हर टैलेंट, बच्चों उसकी प्रतिभा, जानते हो उसकी प्रतिभा। अनवेवरिंग डिजायर, अनवेवरिंग डिजायर का मतलब बच्चों एक ऐसी तमन्ना तो विचलित न हो, अविचलित, तो विचलित न होने वाली उसकी इच्छा। टू सक्सीड मानी सफल होने के लिए, ध्यान दो, यानी मारिया शारापोवा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उसे किसी एक श्रेणी में शुमार नहीं किया जा सकता, उसकी प्रतिभा। अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड यानी और बच्चों सफल होने के लिए उसकी जो कभी न विचलित होने वाली इच्छा। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी के लिए सदैव क्या रहती है, वो तत्पर रहती है। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, बच्चों और बलिदान के लिए उनकी तत्परता। All these qualities have lifted her to the top of the world, अर्थात ये तमाम गुण जो हैं उसके बच्चों, इन गुणों ने उसको क्या किया है, जमीन से उठा करके कहां रख दिया, फलक पर बैठा दिया है। जमीन से उठा करके, ठीक है बच्चों, मुझे जमीन से उठा करके तूने रख दिया फलक पर, बैठा दिया फलक पर, तेरे जैसा यार कहां। तो यहां बच्चों बात यह है कि उसको जमीन से उठा करके फलक के ऊपर बैठा दिया है। किन्होंने बैठा दिया है बच्चों, उसका टैलेंट, उसकी सफलता के लिए कभी न विचलित होने वाली इच्छा और बलिदान के लिए उसकी तत्परता। ऑल दिस डिवाइन क्वालिटीज, ये सारी बच्चों, ये सारे जो है दिव्य गुण है, दिव्य विभूतियां हैं जो उस लड़की को भगवान ने क्या गॉड गिफ्ट के रूप में दी है। एंड ऑल दिस क्वालिटीज हैव लिफ्टेड हर फ्रॉम द अर्थ टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और बच्चों फर्श से लेकर के उठा करके उसको अर्श पर रख दिया है। मुझे खाक से उठा करके तूने बैठा दिया फलक पे, उसको खाक से उठा करके कहां रख दिया बच्चों, फलक के ऊपर बैठा उठा करके रख दिया उसको। फ्यू वुड ग्रूज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। ये सेंटेंस तो बोर्ड पे समझना पड़ेगा। देखो बच्चों ऐसी बात है, आप तो जानते हैं कि जब दोस्त फेल होते हैं तो बहुत दुख होता है। दोस्त जब फेल होते हैं तो दुख होता है, सिर्फ दुख होता है, परंतु दोस्त जब फर्स्ट आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब बच्चों बात यह है कि ये लड़की आज बहुत पैसा कमा रही है, ये लड़की आज बहुत पैसा कमा रही है। तो इस लड़की से कितने लोगों को जलन है कि यार ये इतने पैसे क्यों कमा रही है। तो बच्चों फ्यू वुड, फ्यू का मतलब न के बराबर लोग हैं, न के बराबर ऑलमोस्ट नो। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, अर्थात लगभग कोई ऐसा आदमी नहीं है। वुड ग्रुज, ये शब्द है बच्चों, ग्रुज का मतलब जानते हो, ग्रुज माने होता है किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी से शिकायत करना, किसी के प्रति जो है ईर्ष्या करना, ऐसा भाव है। फ्यू वुड ग्रूज, इसका मतलब बच्चों ने के बराबर लोगों को ही जलन होगी। द रिचेज मानी वह समृद्धि, शी इज नाउ रीपिंग, यानी वह धन जिसकी अभी वह लावणी कर रही है। रीप मानी बच्चों लावणी करना होता है, आज वो रुपये की लावणी कर रही है, पैसे की लावणी कर रही है। तो इस बात से न के बराबर लोगों को ही जलन होगी, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि सफलता के जिस चरम शिखर के ऊपर वो है। तो बच्चों आज आपको वो सफलता के चरम शिखर के ऊपर बैठी हुई नजर आ रही है, परंतु वो कौन से मार्ग से चल करके आई है, कितने कष्टों को सहन करके आई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को साधना बना करके छोड़ दिया है
उस बात की तरफ भी तो जाइए। तो जो व्यक्ति बच्चों आप जानते हो जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ईश्वर मां निकलते हैं। अब आप जरा देखना बच्चों, किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, कोई ऐसा कोई दुष्ट होगा जिसको इसकी सफलता और इसके धन की लावणी करने से ईर्ष्या होगी। तो बच्चों, दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। जब उससे पूछा जाता है कि तेरे को जो मॉनेटरी गेन हो रहा है, मॉनेटरी का मतलब बच्चों क्या होता है? मौद्रिक। तो ये जो मौद्रिक लाभ तुझे मिल रहा है, इतना पैसा जो आज तो पैसे की लावणी कर रही है, तो बता इसके बारे में तेरा क्या कहना है? तो दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, यानी टेनिस के माध्यम से उसको जो धन की प्राप्ति हुई है, मुद्रा की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में बच्चों स्वयं क्या कहती है? ऑफ कोर्स, बेशक, मनी इज द मोटिवेशन। बेशक धन एक प्रेरणा है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। टेनिस एक तिजारत भी है, टेनिस एक खेल भी है, टेनिस एक व्यापार भी है, टेनिस बच्चों एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि दुनिया में आप किसी भी क्षेत्र में बनो, लेकिन नंबर 1 बनो। अगर चोर भी बनते हो तो कम से कम चोरों के राजा बनो। तो कहने का मतलब स्वर्ग में गुलामी करने से बेहतर है कि आप नरक के राजा बनकर रहे हैं। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और बच्चों यही वो ख्वाब है जिसने मुझे हमेशा क्या रखा, जिसने मुझे हमेशा चलायमान रखा, जिसने मुझे हमेशा गतिशील रखा, जिसने मुझे हमेशा, आगे ना बात समझ में? तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त हो रही है हमारी अगली क्लास में। नमस्कार।